Hey guys, I welcome you on IBPS Guide. Friends, in this video I will be discussing a question which is asked in SBI PO main. So it's a memory based question. Friends, तीन क्वेश्चन है आपका, एक पेंटागन, ट्रायंगल और सर्कल वाला है, और एक है कंसेंट्रिक स्क्वायर वाला, और एक है आपका लीनियर अरेंजमेंट है, ठीक है ना, एक लीनियर अरेंजमेंट है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनकी जो क्वेश्चन की थीम है वो एग्जैक्टली सेम हमारे पजल एंड सेटिंग से पूछी गई है। तो ये अगर अभी तक आपने बुक परचेस नहीं की है ई बुक, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेस कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आने वाला है आपके सामने IBPS PO एज वेल एज IBPS क्लर्क, RRB PO एज वेल एज RRB क्लर्क एग्जाम, मेंस एग्जाम। सो दिस PDF is dedicated for all mains exam. Okay friends, so what features we have included in this PDF is new pattern, high level questions, step by step explanation, as well as 350 questions also is there. Okay, so if you have any query you can mail me at rohit@ibpsguide.com. डेफिनेटली मैं आपकी उसमें मदद करूंगा, आपको अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है ना। तो अब मैं आपको क्वेश्चन का सेट दिखाता हूं, और आपको जिसने ये PDF परचेस किया आपको उसमें दिख जाएगा कि पेज नंबर 109 खोलेंगे, आपको इस थीम पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये थीम क्या थी, पेंटागन वाली, कुछ नहीं थी, बहुत इजी थीम थी, इसमें कुछ नहीं कहा था मैक्सिमम बच्चे डर गए थे, पैनिक हो गए थे कि सब पेंटागन भी आ रहा है, आपका ट्रायंगल भी आ रहा है, सर्कल भी आ रहा है, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, पर ये बहुत वन गो में होने वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। मैक्स टू मैक्स 2 पॉसिबिलिटी बनेगी बस, इसकी ज़्यादा कोई बनी नहीं थी। क्वेश्चन दिखने में लेंदी था बट करने में बहुत छोटा था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। कि क्या है कि आपको पेंटागन है, उसके अंदर सर्कल डाल दिया, सर्कल के अंदर ट्रायंगल डाल दिया। अभी क्या है, सर्कल में आपको 8% का अरेंजमेंट करा दिया जाएगा, और उसके बाद कोई कंडीशन या कोई गेम खेला जाएगा जिसमें वो 8% में से कुछ परसेंट आपके पेंटागन पे जाके बैठ जाएंगे, कुछ परसेंट आपके ट्रायंगल में जाके बैठ जाएंगे। बस यही था कंसेप्ट क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। तो सिंपल सा बात है, ये देखिए बोला क्या, अ पेंटागन हैविंग 5 sides which are inscribed in circle 8%, like these are the 8% sitting in a circular table facing a center at equal distance, each of them has a certain number of toffees also. तो inside a circle triangle is inscribed, नोट में ये लिखा है कि द कॉर्नर ऑफ अ ट्रायंगल आर नंबर एज 1 2 3 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है, कोई भी कॉर्नर पकड़ लो, अगर ये 1 है तो ये 2 नहीं होगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, कैसे गए, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। उसके बाद कह रहा है सिमिलरली द कॉर्नर ऑफ पेंटागन आर मार्क एज 1 2 3 4 5 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पेंटागन कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, सॉरी कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता है, देखना, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, और ये कुछ ऐसे। तो 1 2 3 4 और 5 साइड हो गई, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग हो जाएगी। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। तो सबसे पहले 8% की अरेंजमेंट कर लो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, 8% की अरेंजमेंट करो पहले तो, ठीक है ना। 8% की कर ली। सबने क्या किया हुआ है, फेसिंग इनसाइड किया हुआ है, तो ध्यान देना सबने फेसिंग इनसाइड किया है, कुछ इस तरीके से सबका फेस इनसाइड है, ठीक है। ये देखो, उसके बाद देखो क्या बोला है, द वन हु हैज 56 टॉफी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो भैया आपका डी ये हो जाएगा, 56 जिसके पास टॉफी वो इधर हो जाएगा। देयर आर 2 people बिटवीन ए एंड डी, ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ 56, तो 56 यहाँ है तो ए यहाँ नहीं होगा, तो 1 2 ए आपका ये हो जाएगा कन्फर्म, क्योंकि 1 2 ए यहाँ नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद देखो, ओनली 1% से बिटवीन 56 एंड 63 टॉफी, 56 1 गैप 63, 56 1 गैप 63। बट आगे बोला गया है, आगे ये बोला था, आगे बोला है कि D हैज़ इवन नंबर ऑफ टॉफी, तो 63 तो आएगा नहीं क्योंकि वो तो ऑड है, तो कंफर्म है कि 63 मेरा ये हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या बोला है, ओनली 1% इज बिटवीन द वन हु हैज 63 टॉफी एंड 87, 63 1 गैप 87 ही होगा इस तरफ, क्योंकि यहाँ तो 56 ऑलरेडी है तो नहीं होगा। 3% से बिटवीन G एंड द वन हु हैव 87। कहने का मतलब जब 8% है तो 3% कैसे होंगे, आमने सामने, मतलब 87 यहाँ है तो G कन्फर्म यहाँ हो जाएगा, G के पास 56 टॉफी हो जाएंगी। A हैज़ 12 टॉफी मोर देन दैट ऑफ G के पास 56, तो 56 प्लस 12 आपका 68, A के पास 68 नंबर ऑफ टॉफी हो जाएंगी, ये रहा। उसके बाद E6 इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A के बाद इमीडिएट लेफ्ट आपका E यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला, देयर आर 3% बिटवीन C एंड F। कहने का मतलब दोनों आमने सामने होंगे। C इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E, कन्फर्म हो गया कि C यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा F, यहाँ हो जाएगा C। उसके कह रहे सम ऑफ नंबर ऑफ A एंड C इज़ 116। A का पता है 68 है, तो C की कितनी हो जाएगी, 116 माइनस 68, दैट इज C इक्वल्स टू 48 हो जाएगा। उसके बाद देखो B इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G, मतलब B यहाँ नहीं होगा तो B यहाँ कहाँ जाएगा, B यहीं जाएगा और कहीं जगह बचती नहीं है।
उसके बाद डी गेट 35 मोर देन टॉफी मोर देन दैट ऑफ ई, ई प्लस ई के पास 87 है, तो 87 प्लस 35 कितना हो जाएगा आपके पास 122 हो जाएगा, तो 122 नंबर ऑफ टॉफी यहाँ हो जाएंगी। द वन हु हैज़ अ 31 टॉफी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैव 29, तो जाहिर सी बात है 29 यहाँ हो जाएगा, 31 ये हो जाएगा, एच ये हो जाएगा, अरेंजमेंट डन। अभी क्या है, यहाँ पे कोई केस नहीं बना, बस सब एक दूसरे से कनेक्ट चीज़ थी। मेरा मकसद ये था कि बस आपको थीम बता दूँ, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी एक और बन जाएगी, मेंस के एग्जाम में क्या हुआ था, रियल एग्जाम में एक पॉसिबिलिटी और बन रही थी, बस कट जाएगी वो। उसके बाद अरेंजमेंट के बाद ये देखो क्या हुआ था कि जैसा बोला तो बिल्कुल वैसा अब हम कर लेते हैं। तो जो कि कॉर्नर है ना जितने, तो मैंने इनको दिया 1, यहाँ दिया 2 और यहाँ 3, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बोला था ना, वैसे ही मैंने यहाँ पे इसको दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3, इसको दिया 4 और इसको दिया 5, ठीक है। अब जैसे नंबर जैसे पर्सन्स बैठे हैं सर्किल में, देखो वैसे ही बैठा लेंगे, ठीक है, जैसा जैसा, और सारी कंडीशन के बाद जो पर्सन बचेंगे वो एज इट इज सर्किल में आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो अब क्या कहता है, व्हेन हेड अपीयर्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड कॉइन, कंडीशन क्या कहती है पहले ये देखो, आफ्टर द अरेंजमेंट 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एंड द पर्सन आर शिफ्टिंग देयर पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर गिवन कंडीशन, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ, हेड आया फर्स्ट में, सेकंड कॉइन आया, सेकंड कॉइन पे टॉस आया, नहीं कह रहा है कि व्हेन हेड अपीयर इन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड में अगर हेड आया है तो थर्ड कॉइन पे टॉस आएगा। तो क्या हुआ है ऐसी कंडीशन में कि देन द पर्सन हु हैज़ अ लोएस्ट ऑड नंबर, लोएस्ट ऑड नंबर मतलब हुआ एफ के पास है 29, देखो एफ के पास है 29, देखो सबसे लोएस्ट तो यही है ना, एफ के पास 29, तो क्या बोला है वो चला जाएगा, मूव हो जाएगा कॉर्नर पे, किसके कॉर्नर पे, ट्रायंगल के कॉर्नर पे, और कहाँ फेस करेगा, आउटसाइड की ओर फेस करेगा। तो ट्रायंगल का कॉर्नर कहाँ है, ये रहा, और किस कॉर्नर नंबर 1 पे, 1 पे, तो एफ आपका ये हो जाएगा, और कहाँ पे आएगा, एफ आपका ये हो जाएगा, और फेसिंग आउटसाइड द सेंटर होगा, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर होगा, और एफ के पास क्या है 29 है, तो याद रखो ये इस तरीके से लिख दिया। कंडीशन 1 डन। कंडीशन 2 कहती है when head appear in first coin and toss appear second coin and third coin, then the one who has more than 65 toffee but less than 75 move to corner 3 of pentagon and faces inside the circle। पेंटागन का 3 कहाँ है, ये रहा, inside the circle, inside फेस करेगा। लेकिन वो कौन से ऐसे हैं जिससे आप मोर देन 65 है बट लेस देन 75, नहीं 68, और कोई नहीं, तो यहाँ हो जाएगा ए 68, ठीक है, सही है। कंडीशन 2 डन, बस ऐसे ही करना था और कुछ नहीं। व्हेन हेड अपीयर्ड फर्स्ट एंड थर्ड कॉइन, टॉस अपीयर्ड इन सेकंड कॉइन, देन द पर्सन हु हैज अ लोएस्ट इवन नंबर मूव टू कॉर्नर नंबर 2 ऑफ ट्रायंगल एंड फेसेस इनसाइड द टेबल, इनसाइड द सेंटर। तो ये वाला आपका ये रहा, कौन आएगा, जो लोएस्ट है, किसमें बोला है लोएस्ट इवन नंबर। अब यहाँ पे देखो लोएस्ट इवन नंबर कौन सा है, लोएस्ट इवन नंबर आपका 48 है, मुझे तो 48 ही दिख रहा है ना, और कोई तो है नहीं, तो सी आएगा आपका, यहाँ पे सी हो जाएगा जिसके पास 48, जो कि एक इवन नंबर है। कंडीशन नंबर 3 भी डन। कंडीशन नंबर 4, इफ हेड अपीयर्ड इन ऑल 3 coins, then the one who has more than 55 toffee but less than 60 toffee move to corner number 5 of pentagon and faces outside the center। outside the center मतलब यहाँ कौन आएगा, जिसके पास who have more than 55 but less than 60, 55 से ज़्यादा but less than 60 है ना, less than 60। अच्छा, तो लेस देन 60 ये रहा एक, तो मोर देन 50 बट लेस देन 60 है, और मोर देन 50 बट लेस देन 60 कोई है, कोई नहीं दिख रहा है, तो आपका जी आएगा इधर, कौन आएगा, जी आएगा, और जी के पास 56 है, ठीक है। कंडीशन नंबर 4 इज ऑल्सो डन एज इट इज। अभी क्या बच रही है, देखो व्हेन टॉस अपीयर इन फर्स्ट एंड थर्ड कॉइन एंड हेड अपीयर इन सेकंड कॉइन, then the person who has a highest odd number moved to corner number 1 of pentagon and faces inside the table। यहाँ कौन आएगा, जो कि हाईएस्ट ऑड नंबर है,
हाईएस्ट ऑड नंबर तो आपका दिख रहा है 87, और कोई दिख ही नहीं रहा है, 87 है। तो यहाँ हो जाए 87 किसके पास था, ई के पास था, तो यहाँ हो जाएगा ई एज 87। कंडीशन नंबर 5 इज डन। कंडीशन नंबर 6 कहती है व्हेन टॉस अपीयर्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड कॉइन एंड हेड अपीयर्ड इन थर्ड कॉइन then the person who has a highest even number, that is 122, toffee remain at the same position and facing outside the center। मतलब बस उसका क्या किया है, फेसिंग चेंज कर दी और पोजीशन उसकी सेम रहने दिया, रिमेन एट द सेम पोजीशन। देखो कहीं मूव नहीं कराया उसको। पर्सन हु हैव हाईएस्ट इवन नंबर ऑफ अ टॉफी रिमेन द सेम पोजीशन एंड फेसिंग आउटसाइड, मतलब कि वो 122 यहाँ पे था, देखो 122 यहाँ पे था, यहाँ पे आपको लिख देना है डी और 122। बाकी का 7th कंडीशन कहती है ऑल द पर्सन रिमेन। तो अब कौन कौन से पर्सन रिमेन एज इट इज़ रहे। आपको एच मूव कराया, देखो एच नहीं मूव कराया है, एच को कहीं नहीं हटाया है, तो कंफर्म है कि एच तो यहीं होगा क्योंकि डी के यहाँ पे आएगा ऐसे। देखो डी के एच आपका 31 था, एज इट इज़ कर दिया। और कोई जी भी मूव हो गया, सी भी मूव हो गया, बी 63, बी को हटाया है क्या, नहीं बी को भी नहीं हटाया, बी को भी कहीं नहीं हटाया, तो बी आपका यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा 63। देखेगा कहाँ, अंदर की ओर देखेगा, लेकिन यहाँ वाला डी क्या देखेगा, बाहर की ओर देखेगा। ये चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि चेंज कर दिया, बस फेसिंग चेंज की है, और यहाँ इसने इनसाइड देखी है। मतलब एच और एफ आपके अपोजिट नेबर में, सॉरी अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट में है। और कोई है, ए के बाद ई भी चेंज हो गया, एफ भी चेंज हो गया, बाकी सब एज इट इज था। तो ये था आपका राइट फाइनल अरेंजमेंट, आपका फाइनल अरेंजमेंट ये था। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपसे पूछा था। क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, अदरवाइज और कोई ट्रिकी नहीं होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि आपका कंसेंट्रिक स्क्वायर बेस था, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर वाला। देखिए ये भी आपका क्या है, कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर शेप सिटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया टॉपिक है, ठीक है। ये हमारे पीडीएफ में है अवेलेबल वाला क्वेश्चन, 121 पेज नंबर पे आप जाइएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सेम थीम पे आपको क्वेश्चन मिलेगा जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा था कि देयर आर 8 पीपल, ये पीपल्स के नाम आर सिटिंग अलोंग 2 कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर, ऑल द पर्सन आर एग्जैक्टली सिटिंग इन द मिडल ऑफ द एज। मिडल ऑफ द एज मीन्स सब में बैठे हुए हैं। Those who are sitting at the outer square are facing the center। तो आउटर स्क्वायर आपके सामने ये है, तो ये आउटसाइड द स्क्वायर देख रहे हैं, आउटसाइड स्क्वायर एंड आउटसाइड स्क्वायर, ओके। Those who are sitting inner square are facing away from the inner circle are facing away from the center, ओके। जस्ट अ सेकेंड, ये आउटसाइड वाले जो देख रहे हैं, ये कह रहा है कि जो आउटर पे बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, ठीक है ना। वो मेरी मिस्टेक थी, रीड कर दिया था मैंने गलती से, ठीक है। और जो सेंटर पे है वो अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब आउटसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, आउटर स्क्वायर आर फेसिंग सेंटर, तो सेंटर की ओर है, ठीक है। आगे देखो उसके बाद क्या कह रहा है, देयर आर 4 फीमेल एंड 4 मेल्स, टोटल कितने हो गए, 8 मेंबर हो गए, एंड ऑल आर मैरिड कपल। मैरिड कपल आर फेसिंग ईच अदर, कहने का मतलब अगर मान लीजिए W यहाँ है और आपका U यहाँ है, तो W और U आपके क्या है, मैरिड कपल है, ठीक है ना। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। इफ़ A इज़ मैरिड टू B देन बोथ सिटिंग डिफरेंट सर्किल, ध्यान देना यहाँ पे बोला गया है ना, ऑफकोर्स डिफरेंट सर्किल में आएंगे। अब देखो ये तो थीम थी, बस समझाई गई है। क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक था, और थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट हो सकता है मेंस के एग्जाम में, रियल में बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है, तो एज इट इज़ नहीं पूछा गया है, बट स्टिल जितना बच्चे बताए उसी हिसाब से इसको फ्रेम किया गया, तो इतना ही बना, ठीक है। देखो अब आगे देखो, द वन व्हिच इज इमीडिएट राइट ऑफ आर इज़ नॉट अ फीमेल। तो जाहिर सी बात है आर के इमीडिएट राइट वाला कौन होगा, वो फीमेल नहीं है, वो मेल मेंबर है। आगे देखो क्या कहता है, W and P आर मैरिड टू ईच अदर, ओके। T and P आर नॉट सिटिंग इन अ इनर स्क्वायर। देखो W और P तो आपके मैरिड कपल हो गए, उसका कह रहा है T और P क्या हैं, T और P क्या हैं, आउटर सर्किल में बैठे हैं, इनर में नहीं बैठे हैं, क्योंकि यही बोला आर नॉट सिटिंग इनर स्क्वायर, तो ये आउटर स्क्वायर में बैठे होंगे। इसका मतलब P भी मेरा आउटर में हो गया, इसका मतलब W मेरा इनर में हो गया। चलो अब बैठा लो P को यहाँ पे, सिंपल। तो P के सामने कौन आएगा,
सर डब्ल्यू आ जाएगा क्योंकि डब्ल्यू और पी आपके मैरिड कपल हैं, तो डब्ल्यू ये आ जाएगा। अभी जेंडर नहीं पता है, अभी जेंडर नहीं पता। अब कहने का मतलब ये हो गया पी यहाँ है तो टी भी मेरा इन आउटर स्क्वायर में आना है, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। आगे देखते हैं कुछ। द इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू इज़ नॉट अ मेल, मतलब ये फीमेल है, ये फीमेल है, तो ये फीमेल तो सामने उसका कपल ही आएंगे, ये मेल आएगा, कन्फर्म ये मेल आएगा। एस इज़ नॉट अ फीमेल, मतलब एस तो मेल है। द इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू इज़ नॉट मेल एंड द एस इज़ नॉट अ फीमेल, देन among V and P one of them is male। कहने का मतलब अगर V मेल तो P फीमेल, अगर V फीमेल तो P मेल। Q इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R, मतलब Q एंड R एक दूसरे के नेबर में नहीं है, याद रखना। एंड R डज नॉट सिट इन इनर सर्किल, सॉरी इनर स्क्वायर। कहने का मतलब R अगर इनर स्क्वायर में नहीं बैठ रहा तो कन्फर्म है कि R कहाँ जाएगा? R मेरा आउटर में आएगा, ठीक है, आउटर में आएगा। उसके बाद देखो R इज मैरिड टू यू, तो R और यू एक दूसरे के मैरिड हो गए। हु इज सिटिंग इन इनर सर्किल, तो डेफिनेटली जब R आउटर में है तो यू तो आपका इनर में ही होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं कही इसमें। और कुछ और कोई इंफॉर्मेशन? Q इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R एंड डज नॉट सिट इनर स्क्वायर। ये देखो Q के बारे में ये बात बोली कि Q जो है R का नेबर तो नहीं है, Q आपका आउटर स्क्वायर में आएगा, इनर में नहीं है, ठीक है ना। तो देखो Q और R एक दूसरे के नेबर में नहीं है और दोनों लोग आउटर स्क्वायर में बैठे हैं। कहने का मतलब अगर एक बात बताओ, मैंने कहा R यहाँ है तो Q यहाँ हो नहीं सकता, डेफिनेटली Q यहाँ होगा। तो एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, R यहाँ पॉसिबिलिटी थी, इसीलिए या तो R यहाँ आएगा, R यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, R यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर एक एक करके चेक करते हैं ना। अगर हमने R को यहाँ लिखा तो मेरा Q किधर हो जाएगा? ऑटोमेटिकली Q इधर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं सर इसमें, तो ऑटोमेटिकली मेरा Q ये हो जाएगा, तो R ये हो जाएगा, तो U तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि R और U मैरिड कपल थे। सर T भी मेरा आउटर स्क्वायर में आना था, तो T के लिए कंफर्म ये हो गया। यस सर, ये सब चीज़ें चल रही हैं अभी तक। मेरे दिमाग में आई चीज़ें कि R ये रहा, तो R का इमीडिएट क्या बोला था, R का इमीडिएट राइट वाला मेल है, तो R इमीडिएट राइट मेल, तो ये मेल हो जाएगा, ये मेल तो ये फीमेल, कंफर्म। अब एक बात बताओ मुझको सिर्फ कि S मेंबर जो है वो मेरा मेल है। अब मैं कहाँ लिखूंगा? यहाँ तो फीमेल आएगा, यहाँ फीमेल आएगा, और कहाँ लिख सकते हो भैया? इसको नहीं लिख सकते हो, ये कंडीशन कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। एक ही डायग्राम में समझना है, दो डायग्राम बनाना ही नहीं। अब इसके बाद आपके पास पेंसिल है, रबर है, आपने मिटा देना कि भैया ये T यहाँ नहीं होगा, ये R यहाँ नहीं होगा, कन्फर्म, ये Q यहाँ नहीं होगा, कन्फर्म, ये U यहाँ नहीं होगा, कन्फर्म, और ये अर्जेंट हटा दो, एज इट इज़ सिमिलर पे आ गए। अब हम सर R को यहाँ रख लेते हैं। अगर हम R को यहाँ लिखेंगे, Q या तो इधर होगा या तो Q इधर होगा, बट कहने का मतलब Q और R नेबर में हो जाएंगे। इसका मतलब R मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, R मैं कहाँ लिखूंगा? कन्फर्म R यहाँ लिखूंगा। R का इमीडिएट राइट ये रहा, तो ये आपका जेंडर हो जाएगा मेल। जैसे ही ये मेल हुआ, ये वाला वैलिड है, ये रूल्ड आउट हो जाएगा, सामने मेल तो ये फीमेल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? अब R तो यहाँ Q, R और U एक दूसरे के कपल थे, तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो T कहाँ जाएगा सर? T आउटर टेबल में जाना था सर, तो T मेरा ये हो जाएगा, T मेरा आउटर टेबल में जाना था, इसीलिए T मैंने यहाँ लिख दिया। और S कहाँ जाएगा सर? कन्फर्म S यहाँ आएगा। क्यों सर? क्योंकि S तो मेल था, यहाँ तो आ नहीं सकता। S मेल हो गया, ये मेल हो गया, तो ये फीमेल हो जाएगा। सर क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब 1% बचता है आपका, जो कि V आपका ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। सबको सिट कर दिया है और सबका जेंडर भी लिख दिया। अब इसके बेसिस पे 2 या 3 क्वेश्चन है, चलो वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इजी था, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल और एक
थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दीजिए, आपके एग्जाम में वैसा लेवल आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके बाद हम लोग एक लीनियर अलजेब्रा, जहाँ थोड़ा फैमिली का रिलेशन है, ब्लड रिलेशन का, और वो भी बहुत ईजी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मुझे लगता है शायद वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलो देखते हैं। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन। देखिए कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए थे कि एस इज मैरिड टू, अब एस किससे मैरिड हुआ है, एस ने मैरी किया है टी से। ठीक है, तो द वन क्या बोला है, अब टी के देखो डायरेक्ट नहीं बोला था, घुमा के देखो बोला है कि द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। अच्छा वी का नहीं, वी तो अंदर वाले नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा मेरा आंसर। द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू, डब्लू तो है, डब्लू ये रहा, डब्लू भी नहीं, अंदर वाले टेबल में है, नहीं है। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, इमीडिएट राइट ऑफ आर की तो ये आएगा, बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है। द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, बिल्कुल यही तो है, यही तो है इमीडिएट लेफ्ट में, किसके, आर के, ये देखो आर के इमीडिएट लेफ्ट में ये रहा। नेक्स्ट कहता है, ये आप कमेंट करो मुझको, ये आप कमेंट करो, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर्स स्पाउस, आर स्पाउस, ये इमीडिएट राइट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे ना, क्योंकि फेसिंग आउटसाइड है, तो एस हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर ना। अब ये था आपका लीनियर अरेंजमेंट, जिसमें थोड़ा सा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए, उसको आप बना भी लोगे बहुत आराम से। क्या देखो, ये लीनियर रो विद ब्लड रिलेशन जो हमारी पीडीएफ से लिया गया ये थी, मैं देखिए बिल्कुल हेल्ड, आपका पेज नंबर मैं बताता हूँ 171 टॉपिक से, 171 पेज नंबर खोलिए, वहाँ आपको इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने परचेस किया तो एक बार आप मैच कर लीजिए। ठीक है ना। अब देखिए आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 में इस टाइप का पूछा गया था, आप खुद सोचिए अब आप। ठीक है ना, तो ये पीडीएफ आपको आरआरबी पीओ एज वेल एज आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप परचेस करिए, और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप rohit@iupsguide.com पे मेल कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, 7 person A, C, F, J, N, R and V all related to V in some way facing north। अच्छा 7 person है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, J sits third from the extreme end, 1 2 3, J यहाँ, ठीक, या तो यहाँ वाले एंड से होगा, 1 2 3, J यहाँ हो जाए, 2 केस बन गए। उसके बाद कह रहा है ओनली 3 people, सॉरी कह रहा है V's father sits second to the right of J, फेसिंग नॉर्थ है, फेसिंग नॉर्थ है ना। तो V's father sits second to the right of J, that means V father, ठीक है, क्योंकि सब लोग किससे रिलेटेड हैं, इन सम वे रिलेटेड टू वी। क्लियर है, क्लियर। चलो आगे देखो, ओनली 3 people sits between V father and V sister, V father 1 2 3, 1 2 3, V sister 1 2 3, V sister, as many people to the left of V sister as to the right of V's mother, left of V sister 2, तो 1 2, ये कौन हो जाएगा, V की मदर। यहाँ पे कोई भी लेफ्ट में नहीं, तो यहाँ कौन हो जाएगा, V की मदर। अब देखो यहाँ पे V है, V के फादर हैं और V की मदर, V की मदर कौन है, कौन है, J है इस वाले केस में, पर अभी कुछ भी नहीं कह सकते, तो अभी छोड़ दो, छोड़ दो, ऐसे एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, ओनली 1 person sits between N and V's mother, V mother 1 gap N, V mother सुनो 1 gap N, 1 gap N, बट आगे देखो N is the son of C, N is a son of C, कन्फर्म C का सन कौन, N, और जेंडर क्या, मेल, तो क्या N यहाँ लिख सकते हो, नहीं सर, सॉरी, आपका N तो ये हो गया, V मदर कहाँ गई, 1 गैप N यहाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फादर एक जेंडर है मेल का, 1 गैप N, V एक सिस्टर हो जाएगी, मतलब जेंडर हो जाएगा चेंज N का, पॉसिबल नहीं सर, N तो यही आएगा, कन्फर्म, कन्फर्म। ठीक है, क्लियर है। A सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C, C के थर्ड राइट में कौन है, A है, C के थर्ड राइट में A है, C इज़ अ फादर ऑफ R, C इज़ अ फादर,
सी इज जेंडर इज क्लियर, फादर ऑफ आर मतलब ये दोनों भाई भाई, आर का जेंडर नहीं पता अभी। एफ इज अ इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में, एफ इज अ इमीडिएट राइट ऑफ आर, एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में एफ, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। वी वाइफ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, तो वी की सेकेंड लेफ्ट में जो होगी वो वी की वाइफ होगी, वी वाइफ, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आप देख लेते हैं यहाँ पे कि मुझे पता है आपका सी एक एन हो गया, आपका आर हो गया। अब एन यहाँ फादर हो रहा है और एन यहाँ फादर, दोनों केस में एन कौन है, वी का फादर, एन कौन है, वी का फादर। तो वी कन्फर्म मेरा नीचे आना है, कन्फर्म वी मेरा नीचे आना है। वी की एक सिस्टर भी है, वी की एक सिस्टर भी है जो कि ये रही, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो कुछ और चीज़ देखो, अच्छा इसकी वी की मदर भी है, कौन है वी की मदर, वी की मदर यहाँ जे मिल रहा है और वी की मदर यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है अभी मुझको, ठीक है। आगे देखो सी को कहाँ कहाँ रख सकते हो ये देखो, क्योंकि सी जो है फर्स्ट जनरेशन का मेल मेंबर है, थर्ड राइट पे ए, तो यहाँ तो आएगा नहीं। यहाँ रखोगे 1 2 3 नहीं आएगा, यहाँ पे भी सी नहीं आएगा। सी यहाँ रखोगे तो 1 2 3 ए, सुनो सी यहाँ रखोगे तो सी यहाँ रखोगे 1 2 3 ए, मतलब वी की मदर का नाम हो जाएगा ए, ऐसा लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहा है कि सी यहाँ रखो और ए यहाँ रखो। यहाँ वाले केस में देखो सी यहाँ रखोगे 1 2 3 ए यहाँ लिखोगे, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ए यहाँ लिखोगे तो बोला क्या है कि जे सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीमेंट हो गया है, वी इज़ अ फादर, ओके ओनली 3 पर्सन, एज मैनी पर्सन, ओनली 1 पर्सन से बिटवीन एन एंड वी, ओके एक सेकेंड, यहाँ पे अगर रखोगे, चलो यहाँ तो लिख पा रहे हो, चलो ये रहा, यहाँ रखोगे तो नहीं बात बनेगी 1 2 3, यहाँ तो वैसे भी नहीं लिखना है, यहाँ लिखोगे तो 1 2 3 ए नहीं, तो एक ये दो केस बन रहे हैं सी और ए के, बस ठीक है। अब आर के इमीडिएट राइट में एफ आ रहा है, तो या तो आर ये होगा, एफ यही होगा। अब आर वी की सिस्टर तो हो ही नहीं सकती क्योंकि जनरेशन गैप आ रहा है, ये देखो, तो आर यहाँ नहीं होगा, आर यहाँ नहीं होगा, तो आर कहाँ जाएगा, कहीं नहीं लिख पा रहे, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात मेरी बन रही है, कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ, समझ में आ रहा है, ये मतलब ये मेरा डायग्राम बिल्कुल सही है। अब आपका एक एलिमेंट और बचता है, अभी देखो कौन है वो, आपका एलिमेंट है आपका एन और वी रहा खुद, ये रहा, ठीक है, वी ये खुद रहा। पर्सन तो फिक्स हो चुके हैं, पर्सन फिक्स हो गए हैं। अभी देखो ये तो बिल्कुल रिजेक्ट हो गया केस मेरा। अब क्या कह रहा था कि आपके कौन कौन से लोग बचे हैं, तो देखो यहाँ पे वी की मदर कौन है, जे दिख रही है, देखो वी की मदर जे, तो जे तो ये रहा, ठीक है। कितने पर्सन थे, 7 पर्सन थे, 1 2 3 4 5 6, और वी की वाइफ 7th पर्सन, वी की वाइफ, तो वी की वाइफ से सेकेंड लेफ्ट में वी की वाइफ, मतलब वी ए तो सेकेंड लेफ्ट ए, मतलब ए हो जाएगी वी की वाइफ और ये हो जाएगा मेल, मतलब जेंडर पता चल गया अभी मुझे। अब आपका कौन बच रहा है, सी हो गया, एन हो गया, आर हो गया, एफ बच रहा है, एफ ये रहा जो कि वी की सिस्टर है, आर का जेंडर प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन अलॉट हो गए, यहाँ पे भी 7 पर्सन अलॉट हो गए, यही आपका राइट अरेंजमेंट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है, कुछ नहीं था इसमें, कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये थे क्वेश्चंस के सेट, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ दे कि rohit@ipsguide.com पे मेल भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है तो, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये आपको अपडेट मिलते रहेंगे क्वेश्चंस के, आपके 2020 तक जनवरी आपको अपडेट मिलता रहेगा इस PDF का, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आऊँगा जिसमें आपके 1-2 क्वेश्चंस मेरे जो बचे हुए हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जिसमें आपका कोडेड डायरेक्शन बेस्ड आया था,
कोडेड लीनियर अरेंजमेंट आया था या कोडेड अरेंजमेंट आया था सर्किल में, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।